वेलकम बैक गाइस ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता था, लाइव डायग्नोसिस क्या है, उसके ट्रीटमेंट क्या है। तो आज हमारी जो वीडियो है वो हमारी वीडियो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हीमोलिटिक एनीमिया के बारे में कि जो हमारा हीमोलिटिक एनीमिया वो क्या होता है, लैब डायग्नोसिस क्या होते हैं, सिम्टम क्या है, उसके ट्रीटमेंट क्या है, या फिर हम उसको कैसे सेट कर सकते हैं, जब वो कैसे ठीक हो सकता है, या उसके जो हमारी हीमोलिटिक एनीमिया है उसकी वजह से कौन कौन सी और डिसीज हो सकती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हीमोलिटिक एनीमिया। हीमोलिटिक एनीमिया नाम से ही हमें पता चलता है कि हीमोलिटिक मतलब जिसमें हमारे जो आरबीसीज है, हमारे रेड ब्लड सेल है, जो ऑक्सीजन कैरी करते हैं हमारे सभी टिश्यूज तक, जहाँ हमारे ऑर्गन्स तक पहुँचाते हैं ऑक्सीजन, उनका टूटना, उनका ब्रेक डाउन होनी, इमेच्योर, जहाँ फिर हमारी बोन मैरो में वो क्या होते हैं कि जब वो टूटते हैं, जहाँ उनकी ब्रेक डाउन होता है, तो ना तो वो ऑक्सीजन कैरी कर पाते हैं, और दूसरा क्या होता है वो इमेच्योरली हमारी बोन मैरो से बाहर आने लगते हैं। और जब हमारी डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज होती है तो हमारी बॉडी में जॉन्डिस इंक्रीज होता है, ठीक है, एचबी कम होता है, और बहुत सारी जो प्रॉब्लम वो बॉडी में क्रिएट होती है। तो जो अगर हम हीमोलिटिक एनीमिया की बात करें तो इनको क्लासिफाइड किया जाता है दो टाइप में, वन इज द इंट्रिंसिक, सेकंड वन इज द एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो जब इंट्रिंसिक होता है, इंट्रिंसिक में क्या होता है, डिफेक्ट होता है जो हमारे रेड ब्लड सेल्स में, मतलब इंटरनल रेड ब्लड सेल में कोई ना कोई डिफेक्ट हो जाता है, या फिर क्या होता है कि वो हेरिडिटरी हो जाता है कि वो पहले मदर से चाइल्ड में होगा, ऐसे हो जाता है। तो डिफेक्ट क्या होता है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट में होता है, ठीक है, प्रोडक्शन, जो हमारी प्रोडक्शन होती है हमारी आरबीसीज की, वो वहीं से ही वो खराब होने लगते हैं, जहाँ फिर क्या होता है जो रेड सेल मेम्ब्रेन है वो रप्चर होने लगती है, जिस वजह से क्या होता है कि जो हमारे आरबीसीज है वो टोटली रप्चर हो जाते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है वो ब्रेक डाउन होकर हमारे बोन मैरो से बाहर आने लगते हैं, और वो क्या होता है अपना फंक्शन भी प्रॉपरली नहीं कर पाते। दूसरा इंस्टेंसिक पाथवे। इंस्टेंसिक पाथवे में क्या होता है कि वो किसी वजह से, मतलब फॉर एग्जांपल हमारे इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर की वजह से हो जाता है, हमें मतलब जो किसी बाहर के फैक्टर की वजह से जो हमारा आरबीसी वो ब्रेक डाउन होने लगते हैं, जहाँ फिर हमारा हाइपर सप्लीनेशिया हो गया, मतलब हमारी सप्लीन का साइज किसी वजह से लार्ज होने की वजह से डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज इंक्रीज हो जाते हैं, या फिर कोई ना कोई और फैक्टर की वजह से जो हमारे बाहर का फैक्टर हमारी बॉडी के आरबीसीज को इफेक्ट करता है गाइज। तो इसके अलावा क्या है, बहुत सारे और फैक्टर हो सकते हैं, हमारा जो लिवर इंक्रीज होने की वजह से भी जो हमारा वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो जो हीमोलिटिक एनीमिया है, हीमोलिटिक एनीमिया किन वजह से होता है, या फिर उनके साइन सिम्टम क्या है, तो कैसे हमें पता चलता है कि हीमोलिटिक एनीमिया हो गया है। तो उसके लिए जो साइन सिम्टम है, पहले तो क्या होगा कि बॉडी का कलर है वो पेल पड़ जाएगा, पेल येलो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि सांस लेने में दिक्कत आएगी, सेम मतलब जैसे कि हमें नॉर्मल एनीमिया में होता है, और डार्क यूरिन हो जाएगा, हमारा जॉन्डिस हो जाएगा, ठीक है। पेशेंट को इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, अगर हम स्प्लीन का टेस्ट करवाते तो इनलार्जमेंट स्प्लीन आएगा, उसमें फीवर, कंटिन्यूसली फीवर रहेगा। और अगर हम फिब्रो स्कैन करवाते हैं लिवर की, तो उसमें क्या होगा, लिवर इनलार्जमेंट होगी। तो जो लैब डायग्नोसिस इसकी क्या है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें हीमोलिटिक एनीमिया की प्रॉब्लम आ चुकी है। फॉर एग्जांपल अगर हम नॉर्मली, तो पहले क्या होता है लैब डायग्नोसिस होता है, आफ्टर लैब डायग्नोसिस ही डॉक्टर डिवाइस करता है कि आपका स्प्लीन का स्कैन होगा या फिर आपका लिवर का स्कैन होगा, जिससे क्या होगा हमें पता चलता है कि उसमें लिवर का साइज क्या है या फिर हमारे स्प्लीन का साइज क्या है, वो नॉर्मल इन साइज है या उसका साइज इंक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लैब डायग्नोसिस में हम हमारा हीमोग्लोबिन चेक करवाते हैं, एचबी चेक करवाते हैं, और उसके बाद हम बिलीरुबिन टोटल चेक करवाते हैं कि उसका नॉर्मल हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन क्या है या फिर नॉर्मल बिलीरुबिन कॉन्सेंट्रेशन क्या है। उसके साथ ही हम अपना लिवर प्रोफाइल करवाते हैं। लिवर प्रोफाइल में क्या आ जाता है, हमारे दो एंजाइम्स आ जाते हैं, जैसे कि हमारा एसजीओटी, सीरम ग्लूटामेट, पायरुवेट ट्रांसअमाइनेज, या फिर सीरम ग्लूटामेट ऑक्सैलो ट्रांसअमाइनेज, उसके साथ एल्कलाइन फॉस्फेट आ जाएगा। इनमें क्या होगा, इन सभी की जो है जो नॉर्मल वैल्यूज है वो नॉर्मल वैल्यू से अप जाएंगे, किस कंडीशन में, जब हमारे हीमोलिटिक एनीमिया होगा। हीमोलिटिक एनीमिया में जॉन्डिस भी अप जाएगा, जिसमें बिलीरुबिन टोटल या इंडेक्ट भी बोलते हैं, और हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो कम जाएगा, मतलब हीमोग्लोबिन डाउन जाएगा और बिलीरुबिन टोटल या इंडेक्ट वो अप जाएगा। इसके बाद है, अगर हम इससे पता चलता है कि लैब डायग्नोसिस में कोई प्रॉब्लम है, तो हम डायग्नोस करते हैं कि पेशेंट हैव अ हीमोलिटिक एनीमिया।
तो इसके बाद क्या होता है गाइस कि इसका ट्रीटमेंट, जहाँ हमें प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए जिससे क्या हो कि ये डिसीज़ क्योरेबल हो सके। अभी अगर तो वो नॉर्मल है तो वो क्योरेबल है, अगर वो सीवियर हो जाता है या फिर क्रॉनिक हो जाता है फिर वो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। अभी ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट हीमोलिटिक एनीमिया में ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल इन द सेंस कि अगर तो अनीमिया स्टार्ट हुआ तो फिर हम उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मतलब हम आरबीसी ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं पर्सन में, क्योंकि आरबीसी की डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी हो रही है। तो क्या होगा, जब आरबीसी ट्रांसफ्यूज करेंगे वो सप्लीन में जाकर सपोर्ट करेंगे, ठीक है, या फिर हमारी बोन मैरो में सपोर्ट करेंगे कि वो डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी कम होगा जहाँ पे, ठीक है। उसके बाद IVIG होता है। IVIG का एक इंजेक्शन आता है जिसकी कॉस्ट मार्केट में नियर अबाउट 2000 टू 2500 रहेगी। तो जे उन पेशेंट्स को लगाते हैं जिनमें क्या होता है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। IVIG स्टैंड फॉर इम्यूनोग्लोबुलिन इंट्रावेस्कुलर, मतलब IVIG ये इंट्रावेस्कुलर के लिए होता है जो हमारे प्लाज्मा से बनता है। IVIG हमारे प्लाज्मा से ही बनता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट हमने प्लाज्मा निकाला और हमने डायरेक्ट ट्रांसफ्यूज कर दिया, ऐसे नहीं होता है। इनकी फिल्ट्रेशन होती है प्लाज्मा की, उसके बाद ये IVIG निकलता है। तो उसके बाद इम्यूनो सपोर्ट जो जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड हो गया। कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, जिससे क्या होता है कि जो हमारे आरबीसीज हैं उनको थोड़ा सपोर्ट मिलता है, और वो क्या होता है कि वो डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी थोड़ी कम हो जाती है थोड़े समय के लिए। आफ्टर दैट अगर बहुत ही ज़्यादा क्रॉनिक है हीमोलिटिक एनीमिया तो उसमें क्या होता है, सर्जरी होती है। सर्जरी में क्या करते हैं, हम स्प्लीन रिमूव कर देते हैं गाइज। वो क्या होता है कि जब हम स्प्लीन रिमूव करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी कंटिन्यूसली हो रही है या फिर मतलब बहुत ही स्पीड से हो रही है, वो थोड़ी स्लो हो जाती है। लेकिन ये एक ऑप्शनल होता है कि हम स्प्लीन रिमूव कर रहे हैं। तो समटाइम क्या होता है कि स्प्लीन रिमूव करने से जो डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी से काम तो होती है, लेकिन उसमें क्या होता है, लिवर का काम बढ़ जाता है। तो उसमें क्या होता है, जब लिवर का काम बढ़ता है तो फिर डाइजेशन प्रॉब्लम्स आ जाती है और बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो अगर हम कहें कि ये हीमोलिटिक एनीमिया वो क्योरेबल डिसीज़ नहीं कह सकते, मतलब अगर स्टार्टिंग है तो वो क्योर हो जाएगा, लेकिन अगर वो किसी क्रॉनिक स्टेज पे वो क्योर नहीं हो सकता। तो इसके लिए क्या है कि हम ट्रांसफ्यूज, ही सबसे जो अच्छा आइडिया है वो ट्रांसफ्यूजन ही है आरबीसीज की, या फिर IVIG इंजेक्शन हो गया, या फिर इम्यूनोस्पोर्ट हो गया, जैसे कि हमारा कॉर्टिकोस्टेरॉइड हो गया। तो गाइज ये था हमारा आज का टॉपिक है हीमोलिटिक एनीमिया। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, आप मेरे को डायरेक्ट मेरे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हो। तो जो भी इसका है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसका ट्रीटमेंट जो भी इसका डेफिनेशन वगैरह है। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा ल्यूकोमोइड रिएक्शन एंड ल्यूकीमिया गाइज। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गाइज, थैंक यू।